नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज है आपका 9 जून। आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने पास आप नोट पेन ज़रूर रखा करें जिससे आप कुछ चीज़ें लिखते भी रहें। बिना लिखे काम नहीं चलने वाला, समझ जाओ, ठीक है। अगर समय रहते समझ गए तो बेहतर होगा, वरना समय ऐसा समझाता है कि फिर आपको पछताना ही पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो ये प्रत्यायन दिवस है ये किस दिन हम मनाते हैं, 8 जून में, 9 जून में, 10 जून में या 11 जून में। 9 जून में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा भाई खान साहब। ये 9 जून में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब? 9 जून में हम इसको मनाते हैं। चलिए भाई, दूसरा आप ध्यान रखिएगा, WAD यानी कि वर्ल्ड एडरेशन डे को पहली बार 2007 में मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 9 जून 2008 में इसको पहली बार मनाया गया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार इसको कब मनाया गया। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने के लिए या उनको और बेहतर करने के लिए कि कैसे हम अपने देश में एक विकासशील जो है एक परफॉर्मेंस वहाँ पर ला सकते हैं, विकासशील देश की श्रेणी में उसको ला सकते हैं। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश स्पेशलिस्ट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने वाला देश बना है। मैं आपको बता दूं, इस देश ने अपने यहाँ पर मोटापे को कम करने के लिए क्या किया है, एक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है। क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसका जो बॉडी मास है एक लिमिट के पार हमें दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके? इंग्लैंड के द्वारा। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर हमारे कोई भी मोटा व्यक्ति पाया गया तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम नोवा नॉर्डिक्स के वेगोवी नामक इंजेक्शन लगवा देंगे। कौन सा इंजेक्शन? ध्यान रखना, ये है नोवो नॉर्डिक्स के वेगोवी नामक इंजेक्शन को लगा दिया जाएगा, जिससे आपका जो मोटापा है ये कम हो जाएगा। तो ये किसने कहा है? ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, कौन हैं? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने ये घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये मोटापा नहीं चाहते, क्योंकि मोटापे के कारण मैं आपको बता दूं, अगर किसी का फैट ज़्यादा है, किसी का वजन भारी है, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उसको BP की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो लग जाती हैं। तो ये किसने कहा? ये कहा है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कि भाई हम आपके यहाँ पर यानी कि पूरे देश में हम ये एक प्रोग्राम चलाएंगे जिससे हम टारगेट करेंगे उन व्यक्तियों को जिनका मोटापा एक लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, उसको इंजेक्शन के द्वारा उसको कम किया जाएगा। और ये ऐसा करने वाला मुझे लगता है कि यूरोप का तो पहला देश है, ठीक है। तो ये भारत में भी होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन भारतीय लोग जो है ना, वो आपने कहावत सुनी होगी कि कोई खाने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए खाता है। तो ये खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। और 2-3 दिन 4 दिन ये डाइट फॉलो करते हैं, उसके बाद इनको लगता है कि भाई जीवन में आए हैं तो कुछ खा के ही मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए जीते हैं? ये जीते हैं भाई खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो डच है, डच नोबेल पुरस्कार है, ध्यान रखना, ये उन नोबेल पुरस्कार से अलग है, कभी आप उसको कंफ्यूज कर जाएं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो डच नोबेल पुरस्कार दिया गया विज्ञान के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया गया, ये जोईता गुप्ता को दिया गया, टोबी केयर्स को दिया गया, खुशी गुप्ता को दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, ये हैं ज्योति गुप्ता, जिनको इस पुरस्कार से विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया गया है।
ये डच नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हमारे विभिन्न देशों में अपने झंडे गाड़ रहे हैं उनको आपको याद रखना है। मोस्टली चीजें मैं आपको लिखवाता हूं भाई, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, बार बार आप उनको देखते रहें, क्योंकि अगर आपको कहीं दिक्कत होने वाली है तो यही होने वाली है। आप इनको अक्सर छोड़ दिया करते हो कि कोई बात नहीं, हमारे देश के नहीं है, मूल हमारे देश का जरूर है, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, आपको याद रखना है। ये जोईता गुप्ता है भाई, क्या है? जोईता गुप्ता नाम इनका है, भारतीय ये मूल की है, ध्यान रखना। इनका जो मूल रहा है ये भारतीय रहा है। अब इनके पास जो है भारतीय नागरिकता नहीं है। द पावर ऑफ द थॉट किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की, बी के शिवानी की, साध्वी प्राची की, ये साध्वी है भाई, साध्वी प्राची की, या वरुण गांधी की। द पावर ऑफ द थॉट्स यानी कि विचारों की जो शक्ति है, इस किताब के जरिए आपको वहां पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो आपके थॉट्स होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, वो आपको कहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा कि आदमी या इंसान विचारों से ही महान होता है। तो ये विचार आपको बिल्कुल सही दिशा में भी ले जा सकते हैं, गलत दिशा में भी आपको ले जा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बी के शिवानी की। किसकी? बी के शिवानी की, एक आध्यात्मिक क्या है, साध्वी है, आपने देखा भी होगा इनके बारे में, बी के शिवानी ने इसको लिखा है। तो एक बार आप उनका सर्च करेंगे तो आप उनको समझ जाएंगे कि वो जो बी के शिवानी है, आप उनको अक्सर यूट्यूब वगैरह में भी देखते होंगे, रील्स वगैरह में भी देखते होंगे, तो आप उनको पहचान लेंगे। एक बार देखने का प्रयास करेंगे। शिवानी प्राची, ठीक है, वेरी गुड। साध्वी प्राची नहीं है, ये बी के शिवानी इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना। तो द पावर ऑफ थॉट्स किसकी पुस्तक है? बी के शिवानी की। हाल ही में किसने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है? एनसी यंग ने, बिंग जियाओ ने, या कुनु कुलवुत ने, इनमें से कोई नहीं। जो थाईलैंड ओपन का भी खिताब जीता, ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एनसी यांग। क्या नाम है? एनसी यांग इनका नाम है। दक्षिण कोरिया के ये खिलाड़ी हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया के एनसी यांग ने चीन के बिंग जियाओ को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है ना, किसको? बिंग जियाओ को इन्होंने हराया है। तो ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है, ये खिताब इन्होंने अपने नाम वहां पर किया। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताएंगे। नाम थोड़ा अलग सा है, हो सकता है कि आप उसको याद ना कर पाएं। तो एक तो मैंने चाइना को लेकर आपको 3 चीजें वहां पर पहले बताई थी कि भाई चाइना जो है अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया है और 3 को उसने भेजा है, यानी कि रिप्लेस उसने किया है। इसमें पहली बार एक सिविल भी गया है, तो वो भी याद रखना, आपसे सिविल भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ, साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल यहाँ की राजधानी है, ध्यान रखना। और साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में, सॉरी, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा होती है? एक बार बताएंगे, ठीक है ना, कौन सी सीमा रेखा होती है? एक बार बताइएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। आपको बताना है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? किसके? अमेरिका और कनाडा के बीच में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? बताएंगे। भारत की तो आप मोस्टली जानते ही हो कि कितनी हमारी सीमा रेखाएं हैं। मर्सर रिपोर्ट 2023 के अनुसार रहने के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखनी है, मर्सर रिपोर्ट आई है 2023 की, रहने के मामले में अगर भारत में बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, भारत में अगर बात की जाए तो मुंबई सबसे महंगा शहर है। केवल भारत की हम बात कर रहे हैं, केवल भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे महंगा जो शहर है ये पहले स्थान पर है मुंबई। ठीक है ना, केवल भारत। अगर पूरे विश्व की बात की जाए, अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो हांगकांग का आपने नाम सुना होगा, ये पहले नंबर पर है, ये फर्स्ट है, ध्यान रखना। ये 5 महाद्वीपों की 227 शहरों की लिस्ट आई है, जिसमें मुंबई को 147वें स्थान पर रखा गया है।
ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 147वें स्थान पर होने के बाद भी मुंबई पहले स्थान पर है भारत में, और पूरी दुनिया में हांगकांग को पहले स्थान पर वहां पर जगह मिली है। यानी कि हांगकांग रहने के मामले में सबसे ज़्यादा महंगा शहर इस बार घोषित किया गया। ठीक है, बात समझे या नहीं पहले बताइएगा। हांगकांग, वेरी गुड, याद रखना इसको, इंपोर्टेंट में आप लिखेंगे भाई। ठीक है, इसकी आपको क्या रखना है, इसकी रैंक भी याद रखनी है। मुंबई की रैंक याद रखनी है, कितनी है, 147। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खबरों में रहा शब्द डियाजियो किससे संबंधित है? वायरस से, शराब से, वैक्सीन से या चक्रवात से? क्या आप इस शब्द से पहले परिचित है या नहीं? चलिए आपको मैं बता दूं, ये डियाजियो एक शराब की क्या है, एक शराब का ब्रांड है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो शराब पी जाती है वो इसी ब्रांड की शराब पी जाती है। एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 200 देशों में से 180 देशों में इस ब्रांड की जो शराब सप्लाई है वो सबसे ज्यादा है। अब ये न्यूज में क्यों आया, मैं इसका आपको मामला समझाने का प्रयास करता हूं। डियाजियो ये शराब का जो ब्रांड है, इसके जो सीईओ हैं, इसके जो कौन है सीईओ हैं, ये एक भारतीय हैं। कौन है, एक भारतीय हैं, ध्यान रखना। इनका नाम है इवान मैनुअल मेनेजस। क्या नाम है, इवान मैनुअल मेनेजस इनका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए डियाजियो जो ब्रांड है शराब का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूरे विश्व में और ओवर वर्ल्ड ये अपनी सप्लाई करता है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा इसकी शराब बिकती है अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके सीईओ भारतीय थे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उनका नाम याद रखना है, जिनका नाम है इवान मैनुअल मेनेजस। इवान मैनुअल मेनेजस 2-3 बार अगर आप बोलोगे तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हाल ही में सोशल मीडिया मेटा कंपनी ने इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप के सत्यापित वेरीफाइड अकाउंट के लिए कितने पैसे देने अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में अगर आपको अपना अकाउंट वेरीफाइड कराना है इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पे, तो आपको कितने पैसे देने होंगे पर मंथ के हिसाब से? तो 699 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से देने होंगे। ये किसने अभी जो है घोषणा की है? ये की है मेटा कंपनी ने। मेटा यानी कि इनके स्वामित्व जो कंपनी है, फेसबुक की स्वामित्व कंपनी कौन है? मेटा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी किसकी स्वामित्व कंपनी है? ये सभी जो है स्वामित्व कंपनी है किसकी? इंस्टाग्राम मेटा की, सॉरी। ठीक है, तो इन्होंने 699 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या कहा है कि आपको वेरीफाइड अकाउंट के लिए इतना पे करना ही होगा। ठीक है, बात समझे या नहीं? वेरीफाइड अकाउंट यानी कि आपको उस पर टिक मिल जाएगा और एक्स्ट्रा फीचर्स वहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी उसको वेरीफाइड कराएं। ठीक है, ये गलती ना करना, बेकार की चीजें हैं। अगर आप उसका कुछ यूज करते हो, आप उससे कुछ अर्न करते हो, ठीक है, तो ही उसको वेरीफाइड कराना, वरना कोई फायदा नहीं है। बिना मतलब के आपको जो वेस्ट खर्चा है उसको नहीं करना चाहिए। बात समझे या नहीं बताएंगे? ठीक है, तो आपको कितने देने होंगे? 699 रुपए। ये अभी घोषणा की गई है मेटा कंपनी के द्वारा। हाल ही में कुछ उच्च न्यायालय ने नागालैंड में कुत्ते के मीट की बिक्री व खाने पर लगी रोक को हटा दिया है। अब से 3 साल पहले इस हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। लेकिन कोई ठोस वजह ना होने के कारण इसको फिर से वहां पर बहाल कर दिया गया है कि आप वहां पर जो कुत्ता यानी कि डॉग का जो मीट है उसको बेच भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। ये किसने कहा? नागालैंड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, तो ध्यान रखिएगा। ये अभी गुवाहाटी जो हमारा उच्च न्यायालय है, इसने ये घोषणा की है कि आप जो है नागालैंड वासियों, आप कुत्ते का जो मीट है इसको खा भी सकते हैं और इस पर रोक जो थी उसको हमने हटा दी गई है, आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड जो है ये आपका, ठीक है, ये आपका म्यांमार से सीमा साझा करता है। किससे?
म्यांमार से सीमा साझा करता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, लिखेंगे क्या राजधानी है कोहिमा, और यहाँ के जो सीएम है ये है नेफ्यू रियो यहाँ के क्या हैं सीएम है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, गुवाहाटी ने ऐसा किया है। बात समझे या नहीं, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रिग्यूल साहित्य महोत्सव के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये ड्रिग्यूल जो है ये साहित्य उत्सव होगा, 12वां इसका संस्करण होगा, ये कहां पर किया जाएगा, भारत में, जर्मन में, ऑस्ट्रेलिया में या भूटान में। तो ये भूटान में आपको ध्यान रखना है, क्या है भूटान में इसको साहित्य उत्सव का 12वें संस्करण का आयोजन वहां पर किया जाएगा। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो आर्चरी है। क्या है आर्चरी, यानी कि आपको ध्यान रखना है, उसको हम कहते हैं धनुष तीरंदाजी। चलिए ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र आई सस्टेनेबिलिटी रेलडोर रिफाइनरिंग को कहां पर बनाया जाएगा। जो ई कचरा होता है, ई कचरा समझते हैं ना आप, इलेक्ट्रॉनिकल कचरा, जैसे फोन आपका हो गया, लैपटॉप आपका हो गया, ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए, तो इनको रिसाइकल करने के लिए एशिया का सबसे बड़ा जो रिसाइकल केंद्र बनाया जाएगा, ये कहां पर बनाया जाएगा, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, नोएडा में या गुरुग्राम में। ध्यान रखना, हैदराबाद में इसको सबसे बड़े रिसाइकल चक्रण को वहां पर बनाया जाएगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाला ध्यान रखना, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनका रिसाइकिल कहां पर होगा, ये इसके लिए सबसे बड़ा एशिया की, पूरे देश की, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे भाई, वर्ल्ड अलग है और एशिया कॉन्टिनेंट अलग है, एशिया महाद्वीप का ये सबसे बड़ा होने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सलारजंग है, सलारजंग म्यूजियम यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया है, मोटो जीपी जो रेस है उसका आयोजन भी हैदराबाद में ही किया गया है, ठीक है। क्लियर है सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा आईएनएस वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग में घटी घटना के 130 वर्ष की गांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगा। यहां पर 1893 वाला जो मामला आया, ये आपको यहां पर समझाऊंगा मैं क्या है। महात्मा गांधी जब वहां ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनको कहां पर फेंक दिया गया था, उनको फेंक दिया गया था पिट्सबर्ग में। तो इस घटना को 130 वर्ष हो चुके हैं। इस 30 वर्ष की जो वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसमें भारत का कौन सा आईएनएस भाग लेगा, आईएनएस त्रिशूल भाग लेगा, आईएनएस करमत भाग लेगा, आईएनएस त्रिधा काम लेगा या आईएनएस सुमेधा इसमें भाग लेगा। तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, आईएनएस त्रिशूल इसमें भाग लेगा। कौन सा, आईएनएस त्रिशूल इसमें भाग लेने वाला है। बात समझे या नहीं, कैसे मैंने आपको समझाया कि गांधी जी जब वहां पर ट्रेन में सफर कर रहे थे तो वो नस्ल भेद का क्या हुए थे, शिकार हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसी डिब्बे में सफर किया जिसमें अंग्रेज सफर कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने ट्रेन रुकवाई और उनको बाहर कर दिया। किस आधार पर, केवल इस आधार पर कि वो काले हैं, हम गोरे हैं, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए इनको या तो दूसरे डब्बे में बैठा दिया जाए या इनको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। उनको बाहर कर दिया गया था, तो उसकी 130वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है। तो ये 130वीं वर्षगांठ में हमारा जो आईएनएस त्रिशूल है ये इसमें भाग लेगा। और ये पिट्सबर्ग कहां पर है, कुछ बच्चों को शायद ना जानकारी हो, तो भाई दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। और इसी नस्ल भेद के कार्यक्रम को आगे गांधी जी ने बढ़ाया था। उन्होंने वहां पर इसके खिलाफ आंदोलन किए, सत्याग्रह किया कि भाई इस प्रकार का नस्ल भेद नहीं होना चाहिए। आईएनएस होता है इंडियन नेवल शिप, यानी कि हमारे जो भारतीय युद्धपोत विमान होते हैं, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े युद्धपोत हमारे शिप होते हैं, ठीक है। इंडियन नेवल शिप इसको कहा जाता है, लिख लीजिएगा दीपक मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को वापस लिया है। जो क्रिकेट के थोड़े शौकीन हैं आप मुझे बताइएगा, इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने कहा कि अब क्रिकेट से मैंने जो संन्यास लिया था उसको मैं वापस लेता हूं,
ठीक है। टेस्ट क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी है, मोइन अली है, विराट कोहली है या सुरेश रैना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जो मोइन अली हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये भी दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाड़ी हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो संन्यास लिया था इसको वापस ले लिया है कि भाई अभी मेरे जो फिटनेस है वो सही है, मैं खेलना चाहूंगा, इसलिए मैं अपना जो संन्यास है उसको वापस लेने की घोषणा करता हूं। बाकी अगर देखा जाए इनमें से सुरेश रैना पूर्ण तरीके से संन्यास ले चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी अभी आईपीएल खेलते हैं, बाकी सभी फॉर्मेट से वो संन्यास ले चुके हैं। और विराट कोहली आप सभी जानते हैं वो खेल ही रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? ठीक है, उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या हरियाणा ने? क्या नाम है? एल्डर लाइन सेवा शुरू की गई है किसके लिए? बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए। आपने देखा होगा, मोस्टली मैं देखता हूं, मैं 2-3 बार जैसे हरिद्वार गया तो मैंने वहां पर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। वहां पर मैंने देखा है जो बड़े बड़े शहरों से लोग जाते हैं, दिल्ली मुंबई शहरों से लोग जाते हैं अपने माँ बाप को लेकर कि आपको हम तीर्थ स्थान के दर्शन करा के आते हैं। वहां पर ले जाकर वो उनको छोड़ देते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, 5 मिनट आप यहीं रुकिएगा। वो आज तक वापस नहीं आए, ठीक है ना। अपने सगे माँ बाप जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको छोड़कर, ठीक है, वापस चले जाते हैं, उनको वही छोड़ देते हैं, ये भी जरूरत महसूस नहीं करते कि उनका उसके बाद क्या होने वाला है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मानवता समाप्त हो चुकी है पैसे के अंधकार में इन लोगों की, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बारे में आप सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हो रहा है। तो ये यूपी उत्तर प्रदेश ने इसको किया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वो वहाँ से भी कहाँ पर चले जाएंगे, उनको एल्डर होम्स में ले जाया जाएगा, उनको खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का सभी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। या अगर कोई घर में उन पर हिंसा होती है तब भी उस पर क्या करते हैं, तब भी उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस हेल्पलाइन नंबर को नोट करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी बुजुर्ग के साथ में कोई भी प्रॉब्लम है, राह चलते आपको अगर ऐसी कोई समस्याएं देखने को मिलती है, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कहीं पर भी मिलती है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ये एक कह सकते हैं कि एक आपके अंदर जो भावना है, ठीक है ना, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो तो जागृत होती है कि मैं भी इसके लिए कुछ करूं, तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इन सभी बच्चे, इस रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर को सेव रखें। आप कोशिश कीजिए कि आपकी बात हो सके, ऐसे बुजुर्गों से भी आपको बात करनी चाहिए कि आपको समस्याएं क्या है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी के बच्चों के लिए है, ध्यान रखना, ये है 14567, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको इसमें हेल्प की जाएगी। इसमें वृद्ध व्यक्तियों को बचाने व आश्रय देने का सहायता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर याद रखने। हेल्पलाइन नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, हेल्पलाइन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात समझे या नहीं? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश बना है? भारत है, इजराइल है, ब्रिटेन है या कनाडा है? यानी कि यहाँ पर जब ठीक है, चलिए, तो ये है आपका डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो देश है, ये इजराइल बना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर नए बच्चे का जन्म होगा तो डिजिटल रूप से उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की राजधानी हो जाएगी। यहाँ की जो भाषा है ये हिब्रू भाषा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो करेंसी है ये शेकल है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? ये बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, नेतन्याहू। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इसाक हर्जोग हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ की एक मिसाइल सिस्टम है ब्राक मिसाइल सिस्टम, जो भारत के साथ इसको बनाया है इजराइल ने, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है,
चलिए जेरूसलम, तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। जो मैंने आपको बात बताई है थोड़ा सा उस पर गौर कीजिएगा। सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो, उसमें 100% सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप। एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।